ऑलराइट, वेलकम टू अ सेशन अबाउट फिजिक्स क्लिनिक जिसमें आपके मुश्किल सवालात का जवाब दिया जाएगा। मैंने किसी को भी म्यूट नहीं किया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अपने माइक को म्यूटेड रखें अनलेस यू वांट टू कम्युनिकेट समथिंग। अपनी बात करें और उसके बाद दोबारा अपने आप को म्यूट कर लें। अपने कैलकुलेटर्स, पेपर, पेंसिल आपके हाथ में होना चाहिए ताकि मेरे साथ साथ आप ये रफ वर्किंग कर सकें। हो सकता है कोई नई बात आपको पता चल जाए, तो मेक श्योर टू नोट इट डाउन एंड इंक्लूड इट इन योर नोट्स लेटर ऑन। मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस लोगों ने भेजे, और ये काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं ये दे हैव कम फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स। कोई एलजीएस से है, कोई सिटी स्कूल से है, कोई किम्स से है। सो मैंने रैंडमली जितने भी क्वेश्चन मुझसे हो सके मैंने इसको में इंक्लूड किए, और कोशिश करेंगे कि 1 बजे तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब मैं दे सकता हूँ मैं दे दूँ। कुछ क्वेश्चंस इसमें हो सकता है कुछ लोगों ने पहले देखे हुए भी हों, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है पहले ना देखे हों। तो कोई बात नहीं, जो देखे हुए हैं वो भी एक दफा फिर से देख लें। यू मे हैव अ फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑफ दोज। ये एक क्वेश्चन है। लेट्स सी, let's start from this question first. It says the diagram shows a block P of mass m connected by a string over a frictionless pulley to a block Q of mass m. एक कैपिटल एम है, एक स्मॉल एम है। अब मैं बगैर सवाल पढ़े मुझे ये तो पता है कि स्मॉल क्यू का जो कैपिटल क्यू का मास है एम, स्मॉल एम, इसको जी से मल्टीप्लाई करूं तो ये इसका वेट आ जाएगा। और पी का जो मास है एम, इसको जी से मल्टीप्लाई करूं तो ये पी का वेट आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें ये पता है कि सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएं तो जितना ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उतना ही ये एंगल भी होगा। तो इस एंगल के बिल्कुल सामने वेट का एक कंपोनेंट एक्ट कर रहा है विच इज गोइंग टू बी एम जी साइन थीटा, और एक ये कंपोनेंट है दैट्स गोइंग टू बी द एम जी कॉस ऑफ थीटा। और एक ये रस्सी है, ये रस्सी एक पुली के ऊपर से गुजर रही है। व्हेन आई लुक एट द ऑब्जेक्ट क्यू देयर मस्ट बी अ टेंशन एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। व्हेन आई लुक एट द ऑब्जेक्ट पी देयर मस्ट बी अ टेंशन एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। बोथ दीज टेंशन शुड बी इक्वल टू ईच अदर। क्वेश्चन कह रहे हैं ब्लॉक पी मूव्स अप द स्लोप विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। जाहिर है ये पी अप द स्लोप सिर्फ तभी जाएगा जब ये क्यू डाउन द स्लोप जाएगा। क्यू की जितनी वेलोसिटी है, वेलोसिटी वी, और पी की जितनी वेलोसिटी है, वेलोसिटी वी, ये दोनों एक जितनी है। इसका मतलब है कि कोई एक्सेलरेशन नहीं है। नो एक्सेलरेशन मतलब नेट फोर्स भी जीरो है। तो आपसे ये कह रहे हैं the resistive force on the blocks are negligible, which expression gives the energy transferred per unit time? Energy per unit time, isn't that power? Of course. तो ब्लॉक पी की पावर का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पी की कितनी पावर प्रोड्यूस होगी। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स जीरो है। और नेट फोर्स जीरो सिर्फ तभी होगी जब ये फॉरवर्ड टेंशन और ये बैकवर्ड एम जी साइन थीटा ये दोनों एक दूसरे के बराबर हों। क्यों? नेट फोर्स जीरो सिर्फ तभी होती है जब फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स दोनों एक दूसरे के बराबर हों। इसका मतलब है कि टेंशन मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल एम जी साइन ऑफ थीटा। और पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो फॉरवर्ड फोर्स जो टेंशन लग रही है उसको मैं एम जी साइन थीटा से रिप्लेस करके वी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि पी की कितनी पावर है। सर, तो जी, ये टेंशन जो है ये mg साइन थीटा किस तरह है? यही बात आपको बारहा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर की तरफ जा रहा है, और चूंकि इसकी स्पीड कांस्टेंट है इसका मतलब है जो राइटवर्ड फोर्स लग रही है और जो लेफ्टवर्ड फोर्स लग रही है वो दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। जी सर। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये टेंशन और ये वेट दोनों बराबर है। टेंशन और वेट का कंपोनेंट जो बना के दिखाया था वो दोनों बराबर हैं। देख लेते हैं। T equals to mg sine of theta. The power will be equal to mg sine of theta multiplied by its v. तो ये mg v sin theta तो बनता है। इसका मतलब है हर वो ऑप्शन जिसमें टू है वो हो सकता है, बाकी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो ऑप्शन बी में टू नहीं है इसलिए वो गलत हो गया। अब दूसरी तरफ आते हैं। यहाँ पर एम जी की वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, तो जो पावर ये जनरेट कर रहा होगा वो होगा एम जी मल्टीप्लाइड बाई वी। क्योंकि पावर होता है ना फोर्स इनटू वेलोसिटी, इसके ऊपर जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है वो एम जी के बराबर है।
mg/v। अब ये तो वो पावर है जो Q ने जनरेट की, लेकिन P ने ये जनरेट नहीं की। इसलिए अक्सर ये लोग समझेंगे कि ये तो फिर पावर Q की है, P की तो नहीं है, क्वेश्चन में तो P की पूछी गई है। लेकिन आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये Q वाला ऑब्जेक्ट भी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब है कि इसकी डाउनवर्ड फोर्स और इसकी अपवर्ड फोर्स दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। मतलब स्मॉल mg शुड बी इक्वल टू द टेंशन। वेट अ मिनट, पहले टेंशन बराबर थी mg साइन थीटा के, अब टेंशन बराबर है mg के। इसका मतलब ये हुआ, चूंकि टेंशन तो एक जितनी होनी चाहिए ना, इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल mg इज इक्वल टू कैपिटल mg साइन थीटा। तो इससे ये साबित हुआ कि ये जो स्मॉल mg मैंने लिखा है, ये भी mg साइन थीटा के बराबर ही है। इसका मतलब है कि ये जो स्मॉल mg v मैंने निकाला है, ये भी इस p वाले ऑब्जेक्ट की पावर के बराबर ही है। इसीलिए ऑप्शन 2 भी ठीक है, ऑप्शन 1 भी ठीक है। करेक्ट आंसर इसका ए ही होना चाहिए। टेक अ लिटिल ब्रेक एंड सी इफ एवरीथिंग इज ओके सो फार। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। The object falls a vertical distance y and travels a horizontal distance x before landing on the ground. ये horizontal distance x है, ये vertical distance y है। हमसे कहते हैं a second object is projected horizontally with the same initial velocity and falls a vertical distance 4y before landing on the ground। कहता है कि एक और दफा हमने यही प्रोसेस फिर से रिपीट किया, सेम इनिशियल वेलोसिटी है, बट अब जो डिस्टेंस है ना वर्टिकल वाला, वो 4y है। कहते हैं कि जो बाद वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो बता दो कितना है। हमें अब सोचना पड़ेगा कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें वर्टिकल डिस्टेंस भी आता हो और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आता हो। ऐसा तो मुझे याद नहीं आ रहा कोई फॉर्मूला, तो हम बना लेते हैं। लेट्स सी। वर्टिकल डिस्टेंस का फॉर्मूला सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से बनाता हूँ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने चूंकि ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंका है, तो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये मैं सिर्फ वर्टिकल पे अप्लाई कर सकता हूँ। ओनली अप्लाइड ऑन वर्टिकल। क्योंकि सिर्फ वर्टिकल एक्सेलरेशन ही हो सकती है ना प्रोजेक्टाइल में। ओनली वर्टिकल एक्सेलरेशन कैन टेक प्लेस। तो एस जो कि वर्टिकल डिस्टेंस है y इक्वल्स टू यू बिकम 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन मुझे याद आया कि ये जो t है ना, ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए भी सेम ही रहता है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम हम अप्लाई कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है? हॉरिजॉन्टल स्पीड तो u है, हमने इस ऑब्जेक्ट को फेंका था एक हॉरिजॉन्टल स्पीड के साथ, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x और टाइम है t। ये t टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट में इधर ले जाता हूँ, x डिवाइडेड बाय यू एक्स करता हूँ, तो मैंने टाइम को सब्जेक्ट बना लिया है, क्योंकि टाइम तो दोनों इक्वेशन में मौजूद था। और टाइम तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं होता, टाइम की अमाउंट तो सेम रहती है। तो ऑल आई एम गोइंग टू डू इज पिक दिस अप एंड प्लेस इट हियर। सो दिस गिव्स मी द इक्वेशन y इक्वल्स टू 1/2 g। t की जगह आ जाएगा x डिवाइडेड बाय यू एक्स, और फिर इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ओके, अब g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, 9 ग्रेविटेशनल वैल्यू विच इज कांस्टेंट। तो इधर भी g की वैल्यू 9.81 थी, इधर भी जब उसको हमने ज्यादा लंबा फासला फेंका है तब भी 9.81 है। ये ux वो हॉरिजॉन्टल स्पीड थी जिससे हमने इसको प्रोजेक्ट किया था, पहले भी उसी से ही किया था, अभी भी उसी से ही कर रहे हैं। तो ये सब कांस्टेंट है। यहां से पता चला कि वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड का स्क्वायर। वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड का स्क्वायर। अब आपको ये बाद वाला x2 निकालना है, दैट्स गोइंग टू बी सिंपल नाउ। u1 इक्वल टू के एक्स वन स्क्वायर
y2 सॉरी, u1 नहीं है, y1 है। y1 इक्वल टू के एक्स वन स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स टू स्क्वायर। यहाँ से पहले वाला y, के हमें पता नहीं है, x का स्क्वायर के इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। अब बस ये करूंगा कि ये उठा के इधर डाल दूंगा। y2 की वैल्यू कितनी है? y2 की वैल्यू है 4y इक्वल्स टू के की जगह मैंने डाल दिया y ओवर एक्स स्क्वायर इंटू ये x2 है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। y और y कट जाता है, ये एक्स स्क्वायर यहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x2 आ जाएगा। x2 comes out to be 2 times of x। करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। अच्छा, ये ना मैंने एक मैथमेटिकल अप्रोच अपनाई है यहाँ पर, ये वाली सारी, और ये आपको करनी आती है और आनी भी चाहिए। ये कोई खामखा कंक्लूज, ये मैंने कॉम्प्लिकेशन नहीं डाली है इसके अंदर। अगर आपको ये नहीं भी करना आता, आप टाइम बचाना चाहते हैं, तो आपको एक और तरीका दिखा देता हूँ, देखिएगा। ये जो हमने प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ बनाई है, जिसमें आप देखें क्वेश्चन में उसने हमें y एंड x का रिलेशन पूछा था ना, तो मैंने ये रिलेशनशिप जनरेट किया। अब आप सोचें कि अगर इस x के अंदर मैं क्या चेंज लेकर आऊं कि ये y फिर 4 टाइम्स बढ़ जाए, क्योंकि उसने हमें बताया है कि अब जो हाइट है वो 4y थी। x में ऐसा क्या चेंज आना चाहिए कि y में फिर 4 टाइम्स का चेंज आ जाए? क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर मौजूद है ना, तो इस x को मैं सिंपली अगर डबल कर दूंगा तो स्क्वायर करने की वजह से ओवरऑल जो डिफरेंस है वो 4 टाइम्स का आ जाएगा। तो इसलिए x की वैल्यू 2x डालेंगे तो y फिर 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इससे वो मैथमेटिकल बात मैंने बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दी। तो करेक्ट आंसर इसका 2x होना चाहिए जी। मुझे बताइएगा, इज एवरीथिंग ओके सो फार? गिव मी योर फीडबैक्स प्लीज। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। लिखा हुआ है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ वेट 28 newtons is supported at one end by force F. The rod is in equilibrium and attached to a frictionless hinge at end X. What is the magnitude of F? जब भी हिंज का जिक्र आ जाए तो इसका मतलब है, ये पिवट पॉइंट हमें दे दिया गया है, इसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कैसे निकालेंगे जी, देखते हैं। ये उन्होंने हमें बताया, ये यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब है कि जितनी इसकी टोटल लेंथ है ना, वेट उसके एग्जैक्ट सेंटर में एक्ट कर रहा होगा। सो बाय दैट लॉजिक दिस बिकम्स, ये जो वेट है 28, इसके कुछ कंपोनेंट्स बनते हैं हमारे पास। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं देखते हैं। एक तो ये कंपोनेंट है वेट, इसका डिस्टेंस का, दैट बिकम्स d/2 cos of 40 and this is d/2 sin of 40। अब आप देख लें कि इस वेट के 28 के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, d/2 cos of 40। सो 28 मल्टीप्लाइड बाय d/2 cos of 40 शुड बी इक्वल टू, ये जो फोर्स F है इसके परपेंडिकुलर टोटल डिस्टेंस कितना है, वो था d। तो एफ को डी से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ, डी और डी कट जाएगा, एफ कम्स आउट टू बी 14 कॉस ऑफ 40। जरा जल्दी से कैलकुलेट करके बता दें क्या वैल्यू आती है। आई हैव लोड्स ऑफ क्वेश्चंस टू टेक केयर ऑफ। 10.72। बाय दैट लॉजिक 11 शुड बी द आंसर। जल्दी से मुझे गिव मी योर फीडबैक इफ एवरीथिंग इज ओके। गिव मी अ थम्स अप। शाबाश, चलो दैट्स ग्रेट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये आज बड़े आसान आसान सवाल आ रहे हैं, क्या चक्कर है? अच्छा, diagram shows two fixed pins y and z. A length of elastic is stretched between y and z around pin x। ये pin x है। Yeah, the tension in the elastic is 4 न्यूटन। ओके, यहाँ पर ऐसे 4 न्यूटन होगी और यहाँ पर भी ऐसे 4 न्यूटन होगी। हमसे कहता है व्हाट इज द फोर्स एक्सेलरेटिंग द ट्रॉली इन द डायरेक्शन p। इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही होगी जो उसको एक्सेलरेट करिए? दैट्स काइंड ऑफ इजी। अब आप देखें, इफ दिस इज 50 एंड यहाँ से लेके यहाँ तक इट्स गोइंग टू बी 40। by using trigonometry can you find out this angle theta? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूअस है, तो आप याद करें
साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर द हाइपोटेन्यूज, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स, परपेंडिकुलर है 40, हाइपोटेन्यूज है 50। सॉल्व करके बताएं जल्दी से, थीटा कितना आता है? 53.13। 53.13, तो पता चला ये 53.13 है, तो ये वाला एंगल भी 53.13 ही होगा क्योंकि बाकी सब कुछ सेम है। सो इनके ना ऐसे दो कंपोनेंट्स हैं जो कि एक्स पी की डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ये देखते हैं, एक ये कंपोनेंट है ऊपर वाली फोर्स का, दैट इज 4 cos of 53, और ये जो नीचे वाली 4 है इसका भी एक कंपोनेंट है 4 cos of 53, जो राइट की तरफ एक्ट कर रहा है। तो बेसिकली आपसे उन्होंने पूछा है कि फोर्स जो पी की डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो आप सिंपली ये कर लें 2 × 4 cos of 53, आंसर शुड बी 8 cos of 53। क्या आंसर है भाई जल्दी से? 4.8। 4.8। यस सर। चलो, दैट मीन्स द करेक्ट आंसर शुड बी सी। गिव मी योर फीडबैक वेरी क्विकली प्लीज। किसी को एतराज है तो वो जल्दी से बोल ले। सर हाँ जी। ये ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया था बता दे। क्योंकि एक ये है 4 cos of 53 और एक ये है 4 cos of 53। इसको दो दफा अलहदा से लिखने की बजाय मैंने एक ही दफा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। जहां पना गुस्ताखी माफ। ठीक है सर। ऐसे दो दफा लिख लें या 2 से मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बात है। चलो आगे चलें, शुक्र है, मुझे लगता है कि कुछ तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, देखते हैं। थ्री आइडेंटिकल cells each of EMF E and internal resistance R are connected as shown. What is the potential difference between points X and Y? X and Y के दरमियान में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? आप नोटिस करें, जो दो पॉइंट्स वो बताता है उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो भी चीजें हैं ये सारी और ये सारी, ये इक्वेशन की दो अलग अलग साइड्स पर होनी चाहिए, क्योंकि जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में है उतना ही इन दोनों के दरमियान में, मतलब बेसिकली पॉइंट्स तो एक ही है ना ये। अब ये चूंकि एक ही लूप है, एक ही लूप के लिए हम एक किरचॉफ के वोल्टेज लॉ की इक्वेशन लिखते हैं। लेट्स ट्राई एंड राइट दैट डाउन। किरचॉफ के वोल्टेज लॉ की इक्वेशन होती है सम ऑफ ईएमएफ शुड बी इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स इन अ क्लोज्ड लूप। अब आप देखें कितने ईएमएफ्स हैं, एक है, दो है, तीन है, लेकिन हाँ ये देख लें कि इसका पॉजिटिव इस दूसरे सेल के नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है, तो इन दोनों का इफेक्ट एड अप हो जाता है। इसका पॉजिटिव इस दूसरे वाले सेल के नेगेटिव से ऐड हो रहा है, अटैच हो रहा है, तो इसका मतलब है इसका इफेक्ट भी एड अप हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इन दोनों को जब कनेक्ट करते हैं तो ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट हो रहे हैं, दैट मींस इनके वोल्टेजेस या ईएमएफ्स ऐड अप हो जाएंगे। ई E1 प्लस E2 प्लस E3, मैंने 1 2 3 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये सारे ईएमएफ्स एक जितने ही हैं, शुड बी इक्वल टू, क्योंकि सारे रेजिस्टर्स एक जितने ही हैं, तो जो भी करंट इस लूप में फ्लो हो रहा होगा, आई कह देता हूँ उसको, I इंटू आर सबकी रेजिस्टेंस एक जितनी है। ओके, नेक्स्ट। यहां से हमें पता चला 3E इक्वल्स टू 3IR। ये IR क्या चीज है? ये वो है जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, एक रेजिस्टर को मिलने वाला वोल्टेज है ये। तो पता चला कि एक ईएमएफ इज इक्वल टू एक का वोल्टेज, एक बैटरी का ईएमएफ एक रेजिस्टर के वोल्टेज के बराबर है। तो गौर से देख, एक ईएमएफ एक वोल्टेज के बराबर है, तो दैट्स काइंड ऑफ इजी नाउ। हमें एक्स और वाई के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था ना, तो एक ईएमएफ और एक वोल्टेज में एक साइड पे रख लेता हूँ, E-V, क्योंकि V कंज्यूम होने वाला है और E प्रोड्यूस होने वाली वैल्यू है। और इस साइड पे क्या है? इस साइड पे दो ईएमएफ्स हैं, E प्लस E, इसके साथ ऐड करते हैं नेगेटिव V प्लस द नेगेटिव V। ये नेगेटिव्स मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि ये नेगेटिव्स कंजम्पशन वाली चीजें हैं, कंजम्पशन। आपको याद होगा कि जो कंज्यूम हो रही होते हैं
वो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं तो वो उनके क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होना होता है। ये सारे ई इन वीज के बराबर है। आप ई को वी से रिप्लेस कर देंगे तो पूरी इक्वेशन कैंसिल आउट हो जाती है। तो पता ये चलेगा कि देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के दरमियान कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होना चाहिए, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा। मुझे बताइएगा क्या मेरी ये बातें समझ आ रही हैं? सर ये सेकंड। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन यार फिर से एक आसान सवाल आता हुआ नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बेसिकली यही करना है। ये 5 न्यूटन एक हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है। ये जो 10 न्यूटन है आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये बनता है 30 डिग्रीज, क्योंकि ये 150 है, टोटल 180 होना चाहिए। 10 के दो कंपोनेंट्स बनते हैं, 10 sin of 30 और एक ये बनता है 10 cos of 30। आप देखें, हॉरिजॉन्टली 5 और 10 cos of 30 एक्ट कर रहे हैं। 10 cos of 30 राइट की तरफ है, आई विल टेक दैट एज पॉजिटिव। -5 करता हूं तो ये एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा। -5 क्यों किया है? क्योंकि ये 5 उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और एक वर्टिकल कंपोनेंट है 10 sin of 30। लेकिन मसला ये है, ये प्रोसेस हमने बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल ठीक आंसर आने चाहिए। लेकिन मसला ये है कि एग्जामिनर ने ना ऐसी कोई ऑप्शन ही नहीं दी हुई जिसमें 10 cos 30 और -5 आता हो, लेकिन उसके आगे जो दूसरा कंपोनेंट है वो 10 sin 30 हो। इसने तो यहाँ 10 cos 30 लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन ठीक नहीं है। ऐसी कोई भी ऑप्शन नहीं होगी जिसमें ये दोनों ऑप्शन आ रही होंगी। इसका मतलब ये है कि नाउ वी वुड हैव टू थिंक अ लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स। सर ये आपने इसको यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों बनाई? वाई डिड आई मेक दिस एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन? क्योंकि मुझे देखने से लग रहा था कि ये 5 न्यूटन हॉरिजॉन्टल है, तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन पीछे को एक्सटेंड कर ली है। ऐसे करने से आंसर नहीं आ रहा, हालांकि ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इस वाली 10 न्यूटन को ऐसे हॉरिजॉन्टली पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहीं उसने ये नहीं कहा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, इसीलिए हम ये कर सकते हैं जहां से जो भी दो कंपोनेंट्स आएंगे वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं होंगे। दिस विल बी 30। तो एक ये कंपोनेंट बन जाएगा 5 sin of 30 और एक ये कंपोनेंट बनता है 5 cos of 30। अगर आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स देखना है या दोबारा रिवाइज करना है तो इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं जी। अच्छा, अब नेक्स्ट, ये 10 न्यूटन और ये 5 cos of 30, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं। 10 - 5 cos of 30, एक तो ये कंपोनेंट बन जाएगा। 5 sin of 30 भी एक कंपोनेंट है, इसको किसी चीज के साथ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि कोई और कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में पॉइंट ही नहीं कर रहा। एक बन गया 10 - 5 cos of 30, एक बन गया 5 sin of 30। अब आप देख लें क्या ऐसी कोई ऑप्शन है? 10 - 5 cos of 30 and 5 sin 30, there is the correct answer, option C. Do let me know if everything's okay so far. चलो जल्दी से मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम मुझे भेजा है शायद अली आसिम ने, एंड ही इज अ स्टूडेंट ऑफ सिटी स्कूल रावी कैंपस। Let's discuss this. It says a tube is initially fully submerged in water. The axis of the tube is kept vertical as the tube is slowly raised out of the water. एक लाउड स्पीकर है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये स्टेशनरी वेव का क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें एक एयर कॉलम होता है। स्टेशनरी वेव, एयर कॉलम, ओपन एट वन एंड, ओपन एट वन एंड। आप जैसे जैसे इस एयर कॉलम को, इस पाइप को ऊपर निकालेंगे, ये जो एयर कॉलम की लेंथ है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी। एक एंड पे हमेशा पानी रहेगा, इसलिए वहां हमेशा नोड क्रिएट होना है। दूसरे एंड के ऊपर क्योंकि वो ओपन है, वहां एंटी नोड क्रिएट होना है लाजमी। लिखा हुआ है लाउड स्पीकर प्रोड्यूसिंग साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये है जी लाउड स्पीकर की आवाज की फ्रीक्वेंसी। Water surface inside the tube is always level with the water surface outside the tube. The speed of the sound in the air column in the tube is this much. ये है speed of sound. Describe a simple way that a student without requiring any additional equipment can detect when a stationary wave is formed in the air column as the tube is being raised. तो कहते हैं कि कोई मेथड बताओ कि स्टूडेंट को पता चल जाए कि स्टेशनरी वेव इसके अंदर बनी है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, स्टूडेंट शुड लिसन
for a louder sound. जब स्टेशनरी वेव क्रिएट होती है, दैट मींस एयर कॉलम की लेंथ उतनी हो जाती है जितनी के वेव लेंथ का क्वार्टर हो। है, आपको कैसे पता? आपको याद पड़ता होगा कि पहली स्टेशनरी वेव तब बनती है एयर कॉलम में जब यहाँ पर एंटी नोड हो, यहाँ नोड हो। दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक के लिए जो लेंथ ऑफ द एयर कॉलम है वो λ/4 के बराबर होना चाहिए। सेकंड हार्मोनिक के लिए क्या होता है? सेकंड हार्मोनिक के लिए ये होता है कि उसी एयर कॉलम में जिसकी लेंथ एल है, उसी एयर कॉलम में यहाँ एंटी नोड और यहाँ नोड होना चाहिए, तो हम एक नोड और इंक्लूड कर लेते हैं इसमें। दैट्स द नेक्स्ट केस जिसमें हम थर्ड हार्मोनिक बनता है, लेकिन हम उसको कहते तो सेकंड है। यहाँ पर 3λ/4 आता है। फिर नेक्स्ट हार्मोनिक कब बनेगा? नेक्स्ट हार्मोनिक तब बनेगा जब इसी एयर कॉलम के अंदर हम दो नोड्स इंक्लूड कर लें। दैट मींस जब एयर कॉलम की लेंथ λ/4 जितनी हो जाए, या फिर एयर कॉलम की लेंथ 3λ/4 जितनी हो जाए, या एयर कॉलम की लेंथ जब 5λ/4 के बराबर हो जाए, ये वो डिफरेंट वेव लेंथ हैं जिनमें इसके अंदर एक स्टेशनरी वेव बनती हुई हमें नजर आएगी। Determine the height of the top end of the tube above the surface of the water when a stationary wave is first produced। यानी जब फर्स्ट हार्मोनिक प्रोड्यूस हो रहा है उस वक्त कितनी लेंथ होगी एयर कॉलम की। आपको एक फॉर्मूला याद करवाता हूँ। फ्रीक्वेंसी एफ एन इज इक्वल्स टू एन वी बाई 4L, जिसमें एन की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 1, 3, 5, 7 हो सकती थी। उसने कहा है जब पहली दफा लाउड साउंड सुनाई दे, इसका मतलब है फर्स्ट हार्मोनिक क्रिएट करना है। आपसे कह रहा है determine the height of the top of the end of the tube, यानी कि L फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। सो F इक्वल्स टू NV बाई 4L। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 530, N है 1, वेलोसिटी है 340, डिवाइडेड बाय 4 इंटू L। आप यहाँ से हाइट या लेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो 340 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 530। अब इसको सॉल्व करके बता दें लेंथ की वैल्यू क्या आती है। जल्दी से बताइएगा प्लीज। 0.16। 0.16 मीटर। एक ऑल्टरनेट मेथड भी है, लैम्डा इक्वल्स टू वी ओवर एफ। वी की जगह हम डालते हैं 340, फ्रीक्वेंसी की जगह पर डाल लेते हैं 530। जरा बताइएगा यहाँ से कितनी वेवलेंथ आ रही है जल्दी से। 0.64। 0.64। और आपको ये वेवलेंथ आई है। हमें ये पता है कि फर्स्ट हार्मोनिक तब बनता है जब 1/4 ऑफ अ वेवलेंथ उसके अंदर शामिल हो, λ/4। तो आप इसको 4 से डिवाइड कर लें, दैट शुड गिव यू 0.16 मीटर्स। दैट्स योर आंसर। ये दो मेथड्स हैं, आपको इनमें से कौन सा वाला पसंद आ रहा है जरा मुझे बताइए। चलो भाई आगे चलते हैं। ये कहता है डिटरमिन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्यूब बिटवीन द पोजीशंस एट व्हिच द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड। तो फर्स्ट एंड द सेकंड आपको याद पड़ता होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि पहली लाउड साउंड यहाँ सुनाई दे रही थी जहां पर 1/4 इंक्लूडेड था। अगली लाउड साउंड यहाँ इंक्लूड देगी जहां पर मतलब सुनाई देगी जहां पर another half of a wavelength will get included। λ/4 सिर्फ पहले में होता है, उसके बाद हाफ हाफ वेवलेंथ बढ़ती चली जाती है। तो वो कह रहा है फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन वेयर द फर्स्ट एंड द सेकंड लाउड साउंड इज हर्ड। तो आपने जो भी वेवलेंथ पीछे निकाली थी 0.64, आप इसका हाफ कर दोगे तो 0.32 आपका आंसर आ जाएगा। दैट शुड बी योर फाइनल आंसर। जी एवरीथिंग ओके सो फार? लेट मी नो पीपल।
अगर मसला भी होता है तो जल्दी से रियलाइज कर लिया करें कि हमें मसला है, प्लीज बता दें, मैं प्लीज करके बता दूंगा आपको। चलो, मूविंग ऑन, आई एम ट्राइंग टू स्क्वीज इन एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। लिखा हुआ है, अच्छा मुझे पता लग रहा है कि ये ना एक डबल स्लिट का सवाल है। इसमें ये है ए और ये है डी, और ये बताया गया डार्क फ्रिंजेस के दरमियान इतना गैप है। जितना डार्क फ्रिंजेस के दरमियान में होता है उतना ही ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान में भी होता है, 3.3 मिलीमीटर। तो ये तो हो गया एक्स। ओके, एक्सप्लेन हाउ द पैटर्न ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इज फॉर्म्ड। एक पैटर्न क्यों बनता है? ये लाइट पहले इन सुराखों में से गुजरती है, पहले लाइट डिफ्रैक्ट करती है, लाइट डिफ्रैक्ट्स थ्रू थ्रू द स्लिट्स। एक मार्क तो इस बात का होना चाहिए। फिर लाइट फ्रॉम बोथ स्लिट्स falls on the screen, light falls from both the slits on the screen and cause interference, cause interference। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां होती है जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेयर phase difference is 0 or 360, and destructive happens where phase difference is 180। जहां जहां फेज डिफरेंस 180 होता है वहां वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। जहां जहां फेज डिफरेंस 0 या 360 होता है वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो इसमें 3 मार्क्स इन 3 बातों के होने चाहिए। मैं जल्दी से आपको वो भी हाईलाइट कर देता हूँ। एक मार्क डिफ्रैक्शन थ्रू द स्लिट्स का होना चाहिए, दूसरा मार्क होना चाहिए फॉल्स ऑन द स्क्रीन एंड इंटरफेयर का, तीसरा मार्क मेरे अंदाजे से इस बात का होना चाहिए जी, कंस्ट्रक्टिव कब होती है और डिस्ट्रक्टिव कब होती है, इस बात का तीसरा मार्क होना चाहिए। जरा जल्दी से आगे चलते हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द लेजर। फ्रीक्वेंसी निकालनी है वी ओवर लैम्डा। अगर मुझे हो पता हो तो वी पता हो लैम्डा पता हो, मैं आसानी से फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ। वी जो है ये है स्पीड, और ये चूंकि लेजर लाइट है तो 3 × 10⁻⁸ इसकी स्पीड होनी चाहिए। किसी तरह अगर वेवलेंथ पता चल जाए तो मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ। वेवलेंथ कैसे निकलेगी? लैम्डा इक्वल टू ए एक्स बाई डी से निकलेगी। लैम्डा इक्वल टू ए एक्स बाई डी। ए कितना है? 1 × 10⁻³ एक्स कितना है? एक्स है 3 मिलीमीटर। तो एक्स हो जाएगा 3 मिली होता है 10⁻³ डिवाइडेड बाय डी कितना है? डी है 4.8। तो डी की जगह पे डाल देंगे 4.8, इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। सॉल्व करके बता दें जल्दी से क्या आंसर है। चलें जितना भी है, मुझे बताएं क्या आप मेरे साथ हैं अभी तक? Moving on to the next question. The double slit is removed. A second laser is placed beside the first laser. Second laser produces visible light of a different frequency from that of the first laser. The beams of light from the two lasers overlap on the screen. Explain why a steady pattern of bright and dark fringes is not formed. ये जो bright and dark fringes है ना, ये तब बनती हैं जब coherent sources हों। coherent का मतलब होता है having same phase difference, having same difference of phase। जब फेज डिफरेंस सेम होता है ये सिर्फ तभी हो सकता है जब फ्रीक्वेंसी सेम हो। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, सॉरी, अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो फेज बार बार चेंज होता रहता है। ऐसे केस में कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म ही नहीं होती। तो दैट्स एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर ये आपको नहीं पता था तो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें। सोर्सेज आर नॉट कोहेरेंट। सुपरपोजिशन के चैप्टर में हर केस में सोर्सेज कोहेरेंट होने जरूरी हैं, अदरवाइज पैटर्न क्रिएट नहीं होता। चलो आगे चले।
Two cells, each with a EMF E but a different internal resistance R1 and R2 are connected in series to a resistor R. The reading on the voltmeter is zero. आप देखें वो कह रहा है रीडिंग ऑन द वोल्टमीटर इज जीरो. इस वोल्टमीटर पे जीरो रीडिंग है, मतलब इसके दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो है. अब आप देखें इसके दोनों पॉइंट्स के दरमियान में क्या क्या लगा हुआ है, एक ईएमएफ है और एक वो रेजिस्टर है जो एक वोल्टेज यूज करेगा. तो ईएमएफ equals to voltage consumed in the first resistor, that's going to become E equals to IR1. आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले भी हमने कुछ ऐसे ही काम किया था, E माइनस आर वन इक्वल टू जीरो. ये वो ईएमएफ है जो वोल्ट मीटर के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में है, और IR1 वो वोल्टेज ड्रॉप है जो दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में था. एक तो ये इक्वेशन बन गई मेरे पास. अब एक दूसरी इक्वेशन बनाते हैं हम फॉर द एंटायर लूप लाइक दिस. पूरी एक लूप के लिए जो किरचॉफ के वोल्टेज लॉ की इक्वेशन बननी है वो देखते हैं. सिग्मा ई इक्वल्स टू सिग्मा वी. ईएमएफ तो सिर्फ दो ही हैं, ई प्लस ई. और वोल्टेज ड्रॉप्स कितने हैं, एक है IR1, दूसरा है IR2. ये IR क्यों लिखा है मैंने, ओहम्स लॉ से लिखा है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, प्लस I इनटू कैपिटल आर. इस लूप के अंदर तीन ही रेजिस्टर्स मौजूद थे ना, एक ये था, एक ये था, एक ये था. तो तीनों के वोल्टेजेस मैंने ऐड करके लिख लिए हैं. आई होप किसी को कोई एतराज नहीं होगा. नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं कि कैपिटल आर को सब्जेक्ट बना के दिखाना है. व्हाट इज द रेजिस्टेंस कैपिटल आर. चलें जी, ये बनेगा 2E, और ये बन जाता है IR1 प्लस IR2 प्लस I इंटू आर. ओके, इस वाली इक्वेशन से आप I को सब्जेक्ट बनाएं तो वो क्या बनेगा, I डिवाइडेड बाय R1 इक्वल्स टू I बन जाएगा ना. कैसे, ये IR1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, I को सब्जेक्ट बनाने के लिए R1 यहाँ लाके डिवाइड कर लेंगे. अगली बात, 2E इक्वल्स टू, I की जगह पे डालते हैं E ओवर R1 इंटू R1, प्लस I की जगह डालते हैं E ओवर R1 इंटू R2, प्लस E ओवर R1 इंटू आर. इन सब में से ना ये E ओवर R1 कॉमन ले लेता हूँ. E ओवर R1 अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R इक्वल्स टू 2E. E और E कट जाता है, ये R1 यहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R. ये R1 यहाँ जाके इससे सब्ट्रैक्ट होगा. 2R1 माइनस R1 इक्वल्स टू R. यहाँ से सिंपली बचेगा R1 माइनस R2 इक्वल्स टू कैपिटल R. By that logic, the correct answer is going to be B. अगर आप मेरे सॉल्यूशन से इम्प्रेस होते हैं तो साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएं ताकि आपको फायदा हो, बाद में आप खुद भी देखें तो आपको समझ आ जाए. जरीउल्लाह, वाज दैट ओके? यस सर. चलो जबरदस्त, आगे चलें जी. ये एक P2 का क्वेश्चन है. लेट्स सी. The battery of EMF 9 volt and negligible internal resistance is connected in series with a variable resistor X and okay. X है और Y है, ये थर्मिस्टर है, ये वेरिएबल रेजिस्टर है. ओके, वो कहता है शोज दोनों सीरीज में है. ओके, shows the relationship between temperature and resistance of the thermistor. ये तो हमें पता है, resistance is inversely proportional to temperature होता है. फिर the resistance of X is increased. X की resistance को हमने बढ़ाया है, इसको हमने इंक्रीज किया है. ओके ओके, तो इसका ये मतलब होगा जब रेजिस्टेंस इसको बढ़ा दिया तो टोटल रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा. एक दफा मैं जरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसमें लिखा है टेम्परेचर ऑफ वायर रिमेन्स एट 190. ओके, इसका टेम्परेचर तो नहीं चेंज हुआ, इसका मतलब है इसकी रेजिस्टेंस भी अनचेंज रहेगी. लेकिन क्योंकि एक्स की रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया हमने, तो टोटल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जानी चाहिए. जब टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो करंट विल डिक्रीज. जब करंट डिक्रीज हो जाएगा तो अब आप देखें
इसको जितना करंट मिल रहा है, इसको जितना करंट मिल रहा है उतना ही करंट इसको भी मिल रहा है। अब चूंकि करंट डिक्रीज हुआ है तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसको अब ज्यादा वोल्टेज मिलेगा ना। इसकी रेजिस्टेंस तो सेम थी लेकिन इसकी रेजिस्टेंस बड़ी है। तो as Rx increases, so X gets more PD as compared to Y. क्यों भाई? पोटेंशियल डिफरेंस करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। अब चूंकि इसकी रेजिस्टेंस बड़ी है तो पोटेंशियल डिफरेंस इसको ज्यादा मिलना चाहिए एज कंपेयर टू दिस रेजिस्टर। इन दोनों का करंट सेम है, इसलिए जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसको ज्यादा वोल्टेज का शेयर मिलना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन में यही लिखा हुआ था। By reference to the current in the circuit, state and explain the effect of this change, if any, on the potential difference across Y. Potential difference across Y. Y का potential difference पे comment करना था। तो अगर X का बढ़ रहा है तो जाहिर है Y का potential difference कम होगा, क्योंकि add up होके इस 9 के बराबर होना चाहिए ना। तो आप यहाँ लिख दें, मैंने यहाँ पर जो explanation लिखी है वो X के point of view से लिखी थी, तो मैं इसको थोड़ा सा improve कर लेता हूँ। As Ry decreases, so Y gets more PD as compared to X, sorry, gets less PD. क्योंकि मैं यहाँ पर X की बात कर रहा था, पहले X को ज्यादा वोल्टेज मिला था तो Y को फिर पहले से कम वोल्टेज मिलना चाहिए जी। Do let me know if everything is okay so far. ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं इसी तरह के। सर लेकिन हम इसमें ये तो नहीं लिख सकते कि एज आर वाई डिक्रीजेस, क्योंकि आर वाई तो सेम रह रहे हैं ना। नहीं नहीं, तो आर वाई कहाँ लिखा मैंने? इंप्रूव कर देता हूँ। एज आर एक्स इंक्रीज्ड, मैं इंप्रूव कर देता हूँ इस बात को, आप ठीक कह रहे हैं। एज आर एक्स इंक्रीज्ड, आर वाई इज सेम, so y gets less PD as compared to x because x gets more PD। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब ठीक है, I have improved this a little। ईसा, सर चलो, moving on to the next question, we're trying to squeeze in as many as possible। A light source consists of a vertical slit illuminated by red light and violet light। The wavelength of R is approximately twice the wavelength of V। अच्छा, रेड की wavelength is equal to 2 times the wavelength of violet। Okay, okay. A parallel vertical double slit is placed nearby a white screen is placed। Okay। आपसे कह रहा है कि बताओ कौन सा वाला ग्राफ ठीक होना चाहिए। आप याद करें, डबल स्लिट है ना, लैम्डा इक्वल टू ए एक्स बाई डी। यहां से सब कुछ सेम है। लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स दो। इसका क्या मतलब है? एक्स क्या होता था? एक्स होता है फ्रिंज सेपरेशन, यानी फ्रिंजेस एक दूसरे से कितनी दूर है। अब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रिंजेस ज्यादा दूर दूर बनेंगी। वायलेट की वेवलेंथ छोटी है तो उसकी फ्रिंजेस जरा करीब करीब बनेंगी। तो आप ऐसी ऑप्शन देखें जिसमें रेड की वेवलेंथ जरा दूर, रेड की फ्रिंजेस जरा दूर दूर हों, वायलेट की फ्रिंजेस जरा करीब करीब हों, लेकिन सेंटर में भी दोनों की रेड और वायलेट बननी चाहिए। तो ऐसी ऑप्शन जो है वो सी है। सेंटर में देखें वायलेट और रेड बन रही है, जबकि रेड की जो अगली फ्रिंज है वो काफी दूर जाके बनी है, जबकि वायलेट की जो फ्रिंजेस हैं वो उतने ही गैप में 3 फ्रिंजेस बन चुकी हैं। क्योंकि वायलेट की फ्रिंजेस करीब करीब होंगी, इसीलिए जितने फासले में रेड की 2 फ्रिंजेस की मैक्सिमम इंटेंसिटी नजर आ रही है उतने ही गैप में वायलेट की 2 से ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए करेक्ट ऑप्शन सी होनी चाहिए। डी में क्या मसला है? डी में वो इंडिकेट कर रहा है कि वायलेट की, ये रेड की ज्यादा फ्रिंजेस बन रही हैं, ये बात गलत हो रही है। रेड की फ्रिंजेस ज्यादा बना के दिखा रहा है एज कंपेयर टू वायलेट, तो ये बात तो गलत है। रेड की फ्रिंजेस फ्यूअर बननी चाहिए, वायलेट की फ्रिंजेस ज्यादा बननी चाहिए जी। जल्दी से सेंड मी योर फीडबैक अबाउट द क्वेश्चन प्लीज, क्विकली। पूछा किसने था? दयान,
आई थिंक शायद ये आपका क्वेश्चन है। दयान इज फ्रॉम ICMS। यस यस सर। क्लियर हो गया? जी सर। चलो आगे चलें। जल्दी से हम कोशिश करते हैं अगले दोनों क्वेश्चंस को इंक्लूड करें, एंड देन दैट विल बी इट फॉर टुडे। लिखा हुआ है, अ बार वाइब्रेट्स विद फ्रीक्वेंसी एफ टू प्रोड्यूस वाटर वेव इन अ रिपल टैंक। ये फ्रीक्वेंसी एफ है उसकी। The wave pass through a gap of width x in a barrier so that diffraction occurs. Which combination of vibration frequency and gap width will produce the smallest angle of diffraction? Smallest angle of diffraction का मतलब है least diffraction होनी चाहिए। डिफ्रैक्शन की अमाउंट सबसे कम होनी चाहिए। ऐसा तो सिर्फ तब होता है जब वेवलेंथ स्मॉल हो और गैप बड़ा हो, गैप इंक्रीज कर दिया जाए। आपको पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। आई हैव टू मेक द वेवलेंथ स्मॉल, सो आई वुड हैव टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने का मतलब ये है कि जो पहले एफ थी, अब उसके कंपैरिजन में 2f होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी। और गैप को इंक्रीज करना है। गैप पहले x था, अब इसको इंक्रीज कर देंगे तो अब वो 2x हो जाना चाहिए। तो ऐसी ऑप्शन चूज कर लें जिसमें फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही हो, गैप भी बढ़ रहा हो। क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से वेवलेंथ छोटी हो जाती है, जबकि गैप बढ़ाने से डिफ्रैक्शन कम हो जाती है। डिफ्रैक्शन कम का मतलब है कि एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन कम होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर डी होना चाहिए। दयान, ये भी आई थिंक आपका ही सवाल है। यस सर। गिव मी योर फीडबैक्स अबाउट द क्वेश्चन। समझ आया या नहीं? एक बार दोबारा समझाते हैं प्लीज। स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन का मतलब है लीस्ट डिफ्रैक्शन होनी चाहिए, और लीस्ट डिफ्रैक्शन तब होती है जब लैम्डा सबसे छोटा हो और गैप बड़ा हो। लैम्डा छोटा हो और गैप बड़ा हो। लैम्डा छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी ना। तो जो पहले फ्रीक्वेंसी थी एफ, अब फ्रीक्वेंसी उसके डबल हो जानी चाहिए। ऐसा अभी तक ठीक है? जी सर। और गैप बढ़ाने का मतलब है अगर पहले x था तो अब उसे 2x कर देना चाहिए। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से वेवलेंथ छोटी हो जाती है, गैप बड़ा हो जाएगा, तो 2x से, तो करेक्ट आंसर 2f और 2x होनी चाहिए। ओके, जी सर, परफेक्ट परफेक्ट। सर चलो अगर आगे हम लास्ट। वेवलेंथ हाँ, को बढ़ा दें और गैप को छोटा कर दें जो ए में है। तो फिर तो डिफ्रैक्शन हो ही नहीं पाएगी ना। अगर गैप छोटा हो जाता है, वेवलेंथ बड़ी होती है, तो वेव तो इसमें से पास ही नहीं कर पाएगी। इसकी मैंने बारहा एग्जांपल दी है। जो माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं ना, उनकी जाली होती है उनकी खिड़की में ना एक, ताकि आप अब बाहर से खड़े होकर अपने खाने को पकते हुए देख सकें। उसके अंदर जो गैप होता है वो इतना छोटा होता है कि माइक्रोवेव उसमें से पास ही नहीं कर पाती, क्योंकि माइक्रोवेव की वेवलेंथ बड़ी होती है। सो व्हेन द वेवलेंथ इज बिग एंड द एपर्चर साइज इज स्मॉल, waves will not be able to pass through it. ठीक है ध्यान। यस सर आगे सर। चलो, here is the last question for today। जिन लोगों के क्वेश्चन रह गए वो इंशाल्लाह फिर किसी दिन डिस्कस हो जाएंगे। एक शहजादा ये कहता है कि हमें कैसे पता चलता है कि हमें कितने रास्ते बनाने हैं, कितने पाथ बनाने हैं। तो आप ये देखेंगे जी, आपको कैसे पता चलेगा। यहाँ से अगर करंट इनपुट हो रहा है तो आप नोटिस करें इसके आगे दो पॉसिबल पाथ हैं। एक पार्ट ऑफ करंट इधर जाएगा, एक पार्ट इधर जाएगा। Current will be able to pass through all these three resistors as if they are in series। तो 50 प्लस 30 प्लस 60 ये तीनों एक दूसरे के साथ सीरीज में अटैच हैं। जबकि एक करंट जो इधर जा रहा है दैट विल ओनली बी एबल टू पास थ्रू 70। तो यहाँ पर असल में दो ब्रांचेस बन चुकी हैं, एक ये पूरी ब्रांच बन चुकी है और एक ये ब्रांच है। तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में हैं। हमसे कहता है व्हाट इज द करंट इन द रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 30 ओम्स। ओके, हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ 30 ओम्स में से कितना करंट गुजर रहा है, इसमें से कितना करंट गुजर रहा है। जाहिर है इसमें से उतना ही गुजरेगा जितना इसमें से गुजरेगा, और इसमें से भी उतना ही गुजरेगा। हमें करंट फाइंड आउट करना है। पीछे से टोटल 1.5 आ रहा है, उसमें से 70 ओम्स यहाँ फील हो रही है रेजिस्टेंस, जबकि 140 ओम्स यहाँ फील हो रही है इस पूरी ब्रांच में। इसका क्या मतलब है? अगर इधर 70 है और इधर 140 है, इसका मतलब यह है कि टू पार्ट्स ऑफ करंट विल पास थ्रू हियर एंड ओनली वन पार्ट ऑफ करंट विल पास थ्रू हियर। क्योंकि रेजिस्टेंस नीचे वाली ब्रांच में ट्वाइस है, तो करंट हाफ होना चाहिए।
अगर पीछे से 1.5 एम्पेयर आ रहा है, उसके 3 पार्ट्स कर लें टोटल, 0.5 के 3 पार्ट्स हो गए, तो 2 पार्ट्स यहां से गुजरेंगे, दैट्स गोइंग टू बी 1.0 एम्पेयर्स, और एक पार्ट 0.5 एम्पेयर इस वाली ब्रांच में से गुजरेगा, तो 30 ohms विल फील अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर। एक दफा फिर से आपके लिए अर्ज कर देते हैं कि करंट के पास गुजरने के लिए यहाँ पर 2 रास्ते थे। नीचे वाले रास्ते में टोटल रेजिस्टेंस है 140 ओम की, और ऊपर वाले रास्ते में सिर्फ 70 ओम्स। इनकी रेजिस्टेंस के कंपैरिजन से पता चल रहा है कि नीचे वाली ब्रांच में सिर्फ 1/3 ऑफ द टोटल करंट गुजरेगा, जबकि ऊपर वाली में से 2/3 ऑफ द टोटल करंट गुजरना चाहिए, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस हाफ है, नीचे रेजिस्टेंस डबल है। तो 1.5 के 2/3 कितना बनेगा? दैट्स गोइंग टू बी 1.0 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर ऊपर से गुजर रहा है, और नीचे से कितना गुजरेगा? 1/3 इंटू 1.5, पता लगा 0.5 एम्पेयर। तो दैट टेल्स मी 50, 30 और 60 इन तीनों में से 0.5 एम्पेयर करंट गुजरना चाहिए। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी। यस पीपल, हाउ वाज दैट एज अ क्वेश्चन? लेट मी नो, समझ आया या नहीं?